नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र पटेल आज की इस वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आरआर केबल लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं इस आईपीओ को लेकर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल को समझेंगे, यहाँ पर कंपनी के सेक्टर को समझेंगे और कंपनी का पीयर कंपेरिजन करेंगे। तो ऐसी सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे और इस वीडियो के एंड के अंदर मैं मेरा फाइनल ओपिनियन बताऊंगा कि क्या आप लोगों को इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हो तो क्या आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए। सारी चीज़ों को लेकर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन और मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा और सारी की सारी चीज़ों को जानेंगे आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर डिटेल में। तो मैं चलता हूँ मेरी स्क्रीन के ऊपर और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। Incorporated in the 1995, RR Cable Limited provides consumer electrical products used for residential, commercial, industrial and infrastructure purposes. तो बेसिकली अगर हम लोग इनके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करें कि भाई रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी अलग अलग चीज़ों के अंदर इनके यहाँ पर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली ये लोग यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आईपीओ जो है वो 13 सितंबर के दिन ओपन होने वाला है। वहीं पर यहाँ पर 15 सितंबर के दिन ही आईपीओ क्लोज होने वाला है। अगर फेस वैल्यू की बात की जाए तो 5 रुपीज़ पर शेयर की यहाँ पर इसे आईपीओ के अंदर फेस वैल्यू रखेगी। अगर प्राइस बैंड की बात की जाए तो 983 रुपीज़ से लेकर 1035 रुपीज़ का यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है। वही लॉट साइज की बात की जाए तो 14 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट होगा। अगर हम लोग टोटल इशू साइज की बात की जाए तो 1964 करोड़ का यहाँ पर टोटल इशू है। अगर फ्रेश इशू की बात की जाए तो 180 करोड़ का यहाँ पर फ्रेश इशू रखा गया है। यहाँ पर ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल का पोर्शन हम लोग देखें तो 1784 करोड़ का यहाँ पर ओएफएस रखा गया है। तो देखने जाए तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो यहाँ पर यही आ जाता है कि भाई इसका ओएफएस जो है ऑफर फॉर सेल का जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक चीज़ यहाँ पर हो जाती है। एम्प्लॉय डिस्काउंट जो है वो 98 रुपीज़ का आप लोगों को मिलेगा। और अगर हम लोग इसके इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ है ये। अगर इसकी लिस्टिंग जो है वो एनएससी और बीएससी दोनों के ऊपर होने वाली है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये देखें कि भाई किस कैटेगरी के अंदर कितना स्टेक ऑफर किया गया है तो क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर 50% स्टेक ऑफर किया गया है। भाई एचएनआई कैटेगरी के अंदर 15% स्टॉक या स्टेक यहाँ पर ऑफर किया गया है। रिटेल कैटेगरी के अंदर 35% स्टेक ऑफर किया गया है। तो हम लोग देखने जाए तो भाई रिटेल कैटेगरी के अंदर जो स्टेक ऑफर किया गया है वो यहाँ पर सही है। और यहाँ पर आईपीओ का जो साइज बढ़ा है तो यहाँ पर आपके आईपीओ लगने के चांसेस थोड़े से यहाँ पर बढ़ जाते हैं। हम लोग यहाँ पर अगर प्रमोटर की होल्डिंग को समझने की कोशिश करें तो इस आईपीओ से पहले प्रमोटर की होल्डिंग जो थी वो 66.42% की थी, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर हो जाएंगी 62.77% की। तो यहाँ पर जो आईपीओ के बाद में जो प्रमोटर की होल्डिंग होगी वो थोड़ी सी कम होगी, लेकिन उसके बाद में भी यहाँ पर 62% जितनी यहाँ पर होल्डिंग होना काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल को। अगर एसेट्स की बात करी जाए तो ईयर ऑन ईयर एसेट के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि 2020 के अंदर इन लोगों के एसेट जो है 1545 करोड़ के थे। वही लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर इनके एसेट्स जो थे वो 2633 करोड़ के थे। तो एसेट के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। वही ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। करीब करीब पिछले 4 सालों के दौरान यहाँ पर जो इनकी रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल हो चुकी है। तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर जो इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 213 करोड़ का था। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर इन लोगों का जो प्रॉफिट है वो घटकर 189 करोड़ का हो चुका है। तो मतलब कि पिछले 2 सालों के दौरान यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर जो है वो गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर कम हुआ है, तो ये एक नोटिस करने वाली चीज़ यहाँ पर हो जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। बाकी की चीज़ें आपको पीयर कंपेरिजन के अंदर पता चल जाएगी। अगर नेटवर्क की बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर नेटवर्क के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, और रिजर्व और सरप्लस के अंदर भी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन कंपनी की मार्केट कैप के हिसाब से हम लोग देखने जाए तो भाई इनके रिजर्व्स और सरप्लस जो है वो इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि 914 करोड़ के यहाँ पर इन लोगों के पास में रिजर्व्स एंड सरप्लस है। वही इस आईपीओ के अंदर कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर रिजर्व्स और सरप्लस का जो आंकड़ा है वो इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। बोरोइंग की बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर कंपनी की बोरोइंग भी बढ़ी है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर जो इनकी बोरोइंग थी वो 521 करोड़ की थी। वही लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर इन लोगों की जो बोरोइंग है वो 515 करोड़ हो चुकी है। तो इनकी बोरोइंग जो है वो 6 करोड़ से यहाँ पर घट चुकी है। तो इसका मतलब ये लोग यहाँ पर धीरे धीरे अपनी बोरोइंग को कम करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर या तो फिर की मैट्रिक्स को देख लेते हैं। अगर पी रेशियो की बात करिए तो 39 का यहाँ पर कंपनी का पी है। भाई मार्केट कैप की बात करिए तो 11,675 करोड़ की यहाँ पर कंपनी की मार्केट कैप है। आरओई की बात करिए तो 14% का यहाँ पर इनका आरओई है। तो आरओई जो है वो मतलब कि उतना अच्छा हमें नजर नहीं आ रहा है। अगर आरओसी की बात की जाए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो वो 15% का है, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गलत सा मतलब कि नजर आ रहा है। तो दोनों के दोनों जो यहाँ पर रेशियोज है वो काफ़ी गलत यहाँ पर आ रहे हैं। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो 0.36 का यहाँ पर इनका डेट टू इक्विटी रेशियो, तो वो भी काफ़ी कम है। अगर ईपीएस की बात की जाए तो 17 रुपीज़ का यहाँ पर इनका ईपीएस है और स्टॉक का प्राइस 1000 रुपीज़ है। तो ईपीएस जो है वो भी इतना अच्छा नहीं है। अगर हम लोग रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात कीजिए तो 13% का यहाँ पर रिटर्न ऑन नेटवर्क है, तो वो भी इतना अच्छा यहाँ पर नहीं है। तो इसके जो अगर की मैट्रिक्स को देखने की कोशिश करें तो इतने ज़्यादा एट्रैक्टिव या तो फिर इतने अच्छे की मैट्रिक्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं।
तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ इशू या तो फिर ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीओ को समझने की कोशिश करते हैं भाई ये लोग यहाँ पर आईपीओ लेकर क्यों आए हैं, इसके पीछे का रीज़न हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें मेंशन करी गई। सबसे पहले पर लिखा हुआ है कि भाई रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन अ फुल और इन अ पार्ट ऑफ बोरोइंग अवेल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। तो इन लोगों ने जो यहाँ पर बोरिंग और जो डेट वगैरह ले रखा है, जो भी बैंक्स और दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पास में से इन लोगों ने जो भी पैसा उठाया, तो उसका यहाँ पर थोड़ा बहुत हिस्सा या तो फिर पूरा का पूरा उसका रीपेमेंट करने के लिए लोग यहाँ पर आईपीओ लेकर आए हैं, वैसा इन लोगों का यहाँ पर कहना है। और दूसरा यहाँ पर लिखा गया है कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो अब हम लोग यहाँ पर इसका पीयर कंपैरिजन करते हैं। इसके पीयर कंपैरिजन के अंदर 6-7 कंपनियाँ आती है। सबसे पहले पर हैवेल्स इंडिया लिमिटेड है, जो कि यहाँ पर 90,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में एक बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी यहाँ पर है। दूसरी केईआई इंडस्ट्रीज आती है, दूसरी यहाँ पर पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड आती है, तीसरी यहाँ पर फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड आती है। तो ऐसी यहाँ पर बजाज इलेक्ट्रिक्स यहाँ पर आ जाती है। तो ऐसी काफ़ी सारी बड़ी कंपनियाँ भी इस सेक्टर के अंदर है और काफ़ी सारी छोटी कंपनियाँ भी हैं। और मैंने इन सारी की सारी कंपनियों का यहाँ पर डिटेल के अंदर एनालिसिस करें। और अगर मैं पीई रेशियो के पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो यहाँ पर जो इस सेक्टर का जो यहाँ पर जो इंडस्ट्री का पीई है वो करीब करीब यहाँ पर 45 का है, वही स्टॉक का जो पीई है वो 39 का है। तो मतलब कि सेक्टर के हिसाब से इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी यहाँ पर फेयर नजर आ रही है। तो अब मैं बात करता हूँ मेरे फाइनल ओपिनियन की। पर्सनली तो मुझे कंपनी उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज इसके अंदर 4-5 यहाँ पर गलत चीज़ें। सबसे पहले तो यहाँ पर कंपनी का जो पीई है वो 39 का है। अगर हम लोग इसके पीई को अगर एवरेज और ठीक ठाक सा पीई भी मानकर चलते हैं तो भी इसके आरओई और आरओसी काफ़ी कम है। मतलब कि 14 का यहाँ पर आरओई है, वहीं पर आरओसी जो है वो 15 का है। तो मतलब कि ये दोनों के दोनों रेशियो उतने अच्छे नहीं है। प्लस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल के अंदर भी मुझे ढेर सारी यहाँ पर चीज़ें मिसिंग लगी, ढेर सारी यहाँ पर गड़बड़ नजर आई। क्योंकि कंपनी की मार्केट कैप जो है वो 11,000 करोड़ की आईपीओ के अंदर है, वहीं इनके पास में 900 करोड़ के ही रिजर्व और सरप्लस है। तो वो भी मतलब कि यहाँ पर एक गलत चीज़ हो जाती है। और इनके पास में इतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं है। इन लोगों ने ईयर ऑन ईयर कुछ इतने बड़े बड़े प्रॉफिट भी निकाल कर नहीं दिए। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुझे गड़बड़ नजर आई। तो मैं अगर लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं इस स्टॉक को अवॉइड ही करूँगा। मुझे तो पर्सनली आईपीओ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, अगर लिस्टिंग इन की बात की जाए तो भाई इसके अंदर अगर अच्छा खासा जीएमपी और अच्छा खासा सब्सिडेंट रेट हमें देखने को मिल जाए तो नो डाउट आपको इस स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि लिस्टिंग इन वगैरह देखने को मिल सकते हैं। ये आईपीओ आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। बाकी अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो यहाँ पर कोई भी मतलब कि अच्छे रीजंस मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे आज की इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।